बहुत टाइप के स्ट्रेस होते हैं, बट सुसाइडल रेट मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। कि व्हेन यू लव योर सेल्फ 40% और आपकी लाइफ में आके कोई आपको 60% भी प्यार कर देगा एंड यू फील लाइक ओ माई गॉड देयर इज सो मच लव। कंडीशनिंग बचपन से हुई है, पहले तो मर्द को दर्द नहीं होता वाला। मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन ये वो क्या है मैनिफेस्टेशन, विच इज फेयर, हो सकता है जॉब स्ट्रेस की वजह से हो, लेकिन क्या सिर्फ जॉब स्ट्रेस की वजह से हुआ? सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं, लेकिन हाँ। उसको ही हम पढ़ते और समझते नहीं। एग्जैक्टली। When I started working, मेरे कोलीग्स मेरे से अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते थे। पहले मैं ये कहता था ये भी कोई प्रॉब्लम है यार, ब्रेकअप पे रो रहे हो। ओवर द टाइम मैं रियलाइज उनकी कैपेसिटी में, उनके स्केल पे जाऊं तो वो प्रॉब्लम बड़ी है। इसी तरह से मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के लिए छोटी है। आज हर दूसरा इंसान किसी ना किसी स्ट्रेस में है और इस स्ट्रेस की वजह से रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं, काम करियर अफेक्ट हो रहा है, कई सारी बीमारियां लग रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ हर रोज बीत तो रही है पर खुशी फील नहीं हो रही। आईसीएसई लोम्बार्ड की एक स्टडी के हिसाब से 77% इंडियंस में कोई ना कोई एक मिनिमम स्ट्रेस का सिम्टम था। 3 में से 1 इंडियन स्ट्रेस और एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं और पुरानी जनरेशन्स के कंपैरिजन में जेनजी और मिलेनियल्स में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो जो चीज सबकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है उसको समझना, उसको जानना और ठीक करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बात करी एकता खुराना से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट है। मेंटल क्लैरिटी, होलिस्टिक लिविंग जैसे सब्जेक्ट्स में वो लाखों लोगों को हेल्प कर रही है। जब आप ये एपिसोड देखोगे ना तो आप फील करोगे कि ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक आपके लिए थेरेपी सेशन है। हम स्ट्रेस को अच्छे से समझेंगे। हम बोल तो देते हैं स्ट्रेस है, लेकिन कौन से टाइप का स्ट्रेस है, कैसे पता करना, तभी तो उसको ठीक कर पाएंगे। स्टेजेस क्या है स्ट्रेस की, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनमें फर्क क्या है, कैसे हमारे रिलेशंस हमें अफेक्ट करते हैं और कैसे हम उनको बेटर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ प्रूवन हैक्स और प्रूवन मेथड्स एकता ने शेयर करे, जिससे वो कई लोगों को ठीक कर पाई। मेरी और एकता की डिस्कशन के बेस पे एक वादा आपसे कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद अपनी एक लौती जिंदगी को आप अफसोस से नहीं, यादों से भर पाओगे। हर दिन बीतता नहीं जाएगा, हर दिन आप लाइफ के रियल पर्पस, खुश रहने को अचीव कर पाओगे। कॉमन है हमारी जुबान पे कि यार काम का स्ट्रेस है, लाइफ का स्ट्रेस है, बंदी का स्ट्रेस है, बंदे का स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है। इट्स वेरी कॉमन वर्ड यार, स्ट्रेस हो रहा है, मैं अभी सो रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को उठना पड़ेगा, स्ट्रेस हो रहा है। एक वर्ड जो बोल हर कोई रहा है पर उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस होता क्या है? ये बहुत सारे लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं बट कोई भी एक्चुअली उस पर काम नहीं कर रहा और कोई एक्चुअली उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो स्ट्रेस इज समथिंग, बहुत टाइप के स्ट्रेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं स्ट्रेस के। एक होता है हमारा, जिसको आपने कॉमनली बचपन में भी पढ़ा होगा, यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज हेल्दी स्ट्रेस, ठीक है, जो होना भी चाहिए। जैसे पॉडकास्ट के टाइम पे थोड़ा बहुत आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये स्ट्रेस इतना है कि रात को नींद नहीं आ रही है, प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत सालों से चल रहा है और हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम एक हाइपर विजिलेंट फॉर्म में रहना शुरू कर देते हैं कि हम हमेशा स्ट्रेस हैं। और वो स्ट्रेस हमारे डेली रूटीन को इम्पैक्ट करता है। द वे वी मेंटेन आवर रिलेशनशिप, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस हमारे यूजुअली स्टेजेस में होते हैं, बट मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। वन इज यू स्ट्रेस एंड दूसरा इज डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस में वो होना चाहिए क्योंकि वो आपको काम करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट अगर वो डिस्ट्रेस हो रहा है और बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा है, देन आई थिंक यू शुड acknowledge yourself and take a step back and think what you are doing wrong with yourself. Right. तो आपने जैसे हेल्दी स्ट्रेस और अनहेल्दी स्ट्रेस की बात करी, तो हेल्दी है तो एनीवेज वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। हाँ। कुछ परसेंटेज स्ट्रेस काम का, गाड़ी चलाते हुए अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा, आने दो गाड़ी, जो बज रही है बजने दो। राइट, कोई मार नहीं आ रहा है चाकू लेके, हाँ कम ऑन हिट मी हियर, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस, हिट मी हियर। राइट, बट अगर हम डिस्ट्रेस की बात करें, अनहेल्दी स्ट्रेस की बात करें, कैसे कोई रियलाइज करता है कि हाँ मुझे सपोर्ट नीडेड है, मुझे अपने दोस्त से बात करनी चाहिए? कब वो स्टेज, सिम्टम्स, ट्रिगर्स, अर्ली साइंस क्या होते हैं कि ये स्ट्रेस मेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे मुझे किसी की हेल्प चाहिए? ये लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछते हैं लोग कि मैम व्हाट इज़ दैट थिन लाइन। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पता चल जाता है, बट यू विल नो। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो अनयूजुअल हो रहा है, यू विल नो, योर बॉडी विल नो, योर बॉडी विल गिव यू सिग्नल्स, योर माइंड, योर रिलेशनशिप, योर इकोलॉजी विल गिव यू सिग्नल्स
वेरी बेसिक साइंस कि आपको इंसोमिया हो जाएगा, नींद ज़्यादा आएगी या कम आएगी, ठीक है, एपेटाइट चेंज हो जाएगा, वेरी बेसिक साइंस। आपका जब भी हमारी लाइफ में कुछ टर्मोइड आता है ना, सबसे पहले हमारे जड़ें गिरती हैं। दैट इज़ बेसिक्स, वेरी बेसिक्स। खाना, नींद, इकोलॉजी, रिलेशनशिप्स जो हमारी होते हैं आसपास के, मे बी इट्स अबाउट कलीग्स, मे बी इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, पार्टनर, मॉम डैड, कोई भी एनीथिंग, वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। उसके बाद आप अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हो। और ये एक चीज़ कहा जाती है दैट वी एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप्स। हम रिलेशनशिप में ही एग्जिस्ट करते हैं। आज मैं हूँ क्योंकि आप हो, आप हो, आप हो, हम सब हैं। दैट्स वाई आई एग्जिस्ट। मैं एक साइकोलॉजिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास लोग थेरेपी लेने आते हैं, इसीलिए आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि मेरी आइडेंटिटी मैंने जो बनाई हुई है, इससे मैं दूर होना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप से मैं सबसे पहले खींचूंगी। अगर जहाँ पे भी मेरे को लगेगा यार अनयूजुअल हो रहा है, सबसे पहले मैं विड्रॉ करूँगी अपने रिलेशनशिप से। लोनलीनेस जिसे कहते हैं कि नहीं, आई कैन बी हेल्प्ड। तो ये बेसिक्स हमारे सारे हिल जाते हैं एंड यू विल नो कि समथिंग इज़ रॉन्ग एंड दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ, मे बी इन अ रिलेशनशिप विद ड्रग्स, मे बी इन अ रिलेशनशिप विथ, क्योंकि कुछ तो रिलेशनशिप चाहिए, वरना एग्जिस्टेंस हमारी क्वेश्चन हो जाती है। तो हम रिलेशनशिप आना शुरू कर देते हैं ड्रग्स के साथ, अल्कोहल के साथ, गांजा एंड व्हाटएवर जो भी आजकल चल रहा है। ये क्यों, मतलब ऐसा क्या होता है हमारे अंदर, या व्हाट मेक्स अस डू इट कि हम अपने रिलेशन से ही दूर होना शुरू हो गए हैं और कुछ और रिलेशन बनाना शुरू कर रहे हैं? क्यों हम रिलेशन से दूर नहीं होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि वी ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप। अब चाहे वो मेरा रिलेशनशिप मेरे डॉग के साथ हो, मॉम डैड के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, या ड्रग्स के साथ हो, या मेरी आइडेंटिटी के साथ हो। आइडेंटिटी जैसे थेरेपिस्ट के एक आइडेंटिटी के साथ मेरा रिलेशनशिप हो। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हमें लगता है दैट आई कैन बी हेल्प्ड इन चीज़ों से, मैं शायद से मैं मॉम डैड से हेल्प नहीं ले सकती या ले सकता, या फिर मेरे बॉस मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो अब दूसरा रिलेशनशिप जो मुझे हक करे, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या है? वो एक हक के जैसी तो होती हैं। तो हम इन ड्रग्स पे हक करने, कंफर्ट लेने जाते हैं। जब हमें इन चीज़ों से कंफर्ट नहीं मिलता तो हम इन चीज़ों से कंफर्ट लेने जाते हैं और हम अपने आप को नम कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे अर्ली साइंस, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ कि उदास ज़्यादा रहना, कंप्लेंट ज़्यादा करना? यस, सारे। एज आई सेड कि यू विल नो, आप अगर कंप्लेन ज़्यादा कर रहे हो अपने बारे में सेल्फ वर्थ गिर गई है बिल्कुल, आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, एवरी टाइम यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, ओ एम आई डूइंग दिस इनफ, ओ आई एम डूइंग दिस राइट, यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। आप इरिटेटेड रहते हो पूरे टाइम, जिससे आपकी इकोलॉजी और आप दोनों हैम्पर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके फिजिकल सिम्टम्स में आना शुरू करता है। जब आपका स्ट्रेस प्रोलॉन्ग चलता है तो आपको फिजिकली पेन आएगा। शायद 3 साल से एक जॉब में हूँ जो मुझे अच्छा फील नहीं कराती मेरे बारे में, या मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ इतने टाइम से, या मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत सही नहीं है, तो अभी मैं सप्रेस कर रहा हूँ, क्या कर लूँगा, बिकॉज आई कैन बी हेल्प्ड, इनको चेंज नहीं कर सकता। तो बॉडी विल टेल यू कि बेटा थोड़ा रुक जा, है ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो बॉडी सबसे पहले, आपको लास्ट स्टेज आता है जब बॉडी सिग्नल देती है। एंड कभी कभी ये सारे चीज़ें अल्सर्स, कैंसर में भी डेवलप हो जाती हैं, नी पेन, हार्ट में पेन। सो बेसिकली माइंड बॉडी कनेक्शन यहाँ पे आ गया कि अगर हम सप्रेस्ड हो रहे हैं, वो इमोशंस अंदर भर रही हैं, अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करेंगी इन फॉर्म ऑफ पेन और इन फॉर्म ऑफ ट्यूमर और एनीथिंग। तो समझने के लिए डी स्ट्रेस की स्टेजेस हैं क्या, कुछ नेम्स हैं कि दिस इज लाइक अर्ली स्टेज, देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेज, इज एंजाइटी आल्सो अ स्टेज ऑफ हायर स्ट्रेस एंड देन इट गोज टू डिप्रेशन? सी, ये बहुत, एंजाइटी इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लिनिकल, ठीक है, एंड क्योंकि एंजाइटी फ्लाइट और फाइट मोड पे जो हमारे आते हैं। स्ट्रेस इज समथिंग कि आप एक स्ट्रेस फील कर रहे हो प्रोलॉन्ग तरीके से, आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंजाइटी नहीं हो रही बट यू आर नॉट, आपने बस डीपर्सनलाइज कर दिया खुद को, यू आर नॉट इन टच विद योर सेल्फ, आपने खुद को दूर कर दिया अपने से और अपनी करंट फीलिंग को नम कर दिया है, ठीक है। एंजाइटी क्लिनिकल टर्म आ जाता है हमारा, क्योंकि जब हमारी बॉडी हमें रिएक्शन देने लग जाती है, हार्ट बीट तेज़ होना, पैल्पिटेशंस होना, पैर कांपना, हाथ कांपना, स्टमक गट प्रॉब्लम आना, तो एंजाइटी बॉडी का फंक्शन है, जो मैंने आप माइंड बॉडी कनेक्शन बोला। बट जब स्ट्रेस होता है वो यहाँ का फंक्शन होता है। एंजाइटी इधर आ गया, बॉडी में आ गया, तो एंजाइटी बन गई है। सो स्ट्रेस की एक स्टेज जब आपकी बॉडी इफेक्ट होना शुरू हो गई है, वो एंजाइटी में देना शुरू कर देगी। और वो कुछ भी, और यूजुअली ऐसा होता है कि वो कुछ भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान को सेम सिचुएशन पे सेम स्ट्रेस होता है। सम पीपल आर
प्रोन टू स्ट्रेस। क्यों? बिकॉज मे बी नेचर नर्चर जिसे कहते हैं हम, है ना, कि कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि उनको वो स्ट्रेस से ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, कि उनको स्ट्रेस ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है किसी भी सिचुएशन पे। और मे बी नर्चर, क्योंकि बहुत टाइम से फैमिलीज़ में देखा ही ये गया है कि स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। मॉम डैड हमेशा बहुतों के घर में आता है कि मॉम डैडी स्ट्रेस कर देते हैं, अरे नहीं बेटा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो बच्चों ने अपना एक मैकेनिज्म बना लिया, कोपिंग मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, कि ओ जब स्ट्रेस आता है वी हैव टू रिएक्ट लाइक दिस। राइट। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं पकड़ना चाहूँगा इसलिए भी क्योंकि मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। सो टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मैंने हमेशा देखा, नोटिस किया, आई वॉज एंक्शियस एंड ओवर थिंकर। अभी भी उसके ट्रेट्स हैं, बचे हुए हैं, बट रिड्यूस हो रहा है ईयर ऑन ईयर। पिछले 10 साल से काफ़ी काम किया। यस, बट एंग्जाइटी मेरे अंदर थी, ओवर थिंकिंग थी। ये दोनों चीज़ें मैंने नोटिस करी। देन आई वेंट बैक टू माई रूट्स। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सेल्फ हेल्प के अंदर आया कि एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग आई कहाँ से मेरे अंदर। सो आई सॉ कि बिना बात के भी एंग्जाइटी हो रही है, तो एक बार अपनी स्टडी करता हूँ। सो आई स्टार्टेड नोटिसिंग ब्लड रिलेशंस में। सो आई सॉ के पापा भी एंग्जाइटी शो नहीं करते, बट उन्होंने भी एंग्जाइटी पे काम किया है, समवेयर है। उनके मुंह से सुना है मैंने बचपन में, एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी। देन आई सॉ माय बुआ, देन आई सॉ माय दादी, एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंग्जाइटी फैमिली एक तरह का जेनेटिकली मेरे पे पास हो रही है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ। सेम गोज फॉर ओवर थिंकिंग। हाइपर एक्टिव ब्रेन 1 मिनट में 20 जगह चला जाएगा। व्हाट इफ। तो ये जो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये वाला स्ट्रेस मेरा पीछे से आ रहा है, या फिर दिस इज समथिंग विच इज कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग कुछ प्रेजेंट सिनेरियो से हुआ है? ठीक है, तो बहुत सिंपल इसका मतलब सेल्फ डायग्नोसिस तो नहीं बोलूँगी, बट आप खुद को कैसे बहुत सिंपली जान सकते हो। ठीक है, जो हमारा करंट स्ट्रेस होता है कि ओ फॉर एग्जांपल मुझे कोई 1-2 चीज़ों से स्ट्रेस हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ माई पार्टनर। ठीक है, तो जब हम पार्टनर के साथ में होती हूँ तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। ये हो गया कि मुझे सिचुएशनल बेस्ड स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, या फिर काम पे स्ट्रेस होता है जब मेरी मीटिंग होती है या फिर कुछ मेजर चीज़ होती है लाइफ में। बट अगर मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्स ही स्ट्रेस है, कोई भी लाइफ का इवेंट आ रहा है, कोई भी न्यू चीज़ आ रही है, कोई भी सोशल इवेंट आ रहा है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्स है व्हाट इफ ऐसा हो गया तो, हाय ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो। दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट दैट क्या ये जेनेटिकल है, क्या ये आपके पेरेंट्स के साथ आ रहा है, क्या जीन्स में आपके ये है ना, या फिर क्या कहते हैं, या फिर आपके एनवायरनमेंट में है। या बचपन से ऐसे थे कि अब हुए हो तो ऐसा क्या लाइफ में हुआ है ना, क्योंकि कुछ लोग बचपन से सही होते हैं लेकिन एकदम से उनको ऐसा पार्टनर या ऐसी जॉब या ऐसा कुछ मिल जाता है जो उनको स्ट्रेस दे रहा होता है ना। तो स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल थिंग, होना चाहिए बट इन अ राइट अमाउंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी एबल टू रीड योरसेल्फ, है ना। एग्जैक्टली, खुद को जानो। एक इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ भी बोली गई है दैट साइलेंस में सारे आंसर्स होते हैं, साइलेंस में, बट हम साइलेंट हो ही नहीं पा रहे हैं। राइट। सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं, लेकिन उसको ही हम पढ़ते और समझते नहीं। एग्जैक्टली। And then we understand stress, we understood anxiety, depression. Is it again extreme stage? इसके क्या साइंस होंगे? जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, कौन सी कॉफ़ी स्टारबक्स में जाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, हर चीज़ का पिज़्ज़ा इतना बड़ा, वैसे ही डिप्रेशन के साथ भी होता है। स्टार्ट कभी वो स्ट्रेस से होता है, हाँ, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस लीड्स टू एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, मे बी फिजिकल, मे बी डिप्रेशन, मे बी OCD, मे बी एनीथिंग, उसका कुछ ट्रॉमा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जैसे आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, आप थोड़ा सा कट रहे हो लोगों से, आप ज़्यादा खुश नहीं हो लाइफ में, समथिंग इज विद इन यू जो आपको फील करा दी दैट कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आता है सेकेंड स्टेज जहाँ पे आप अपनी इकोलॉजी को भी हैम्पर करना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप लोगों से क्या कहते हैं बिल्कुल कटना शुरू कर देते हो, या फिर आप एग्जैजरेट इमोशंस निकालते हो। अगर आपको कोई इतनी सी बात बोलता है, आपको वो ज़्यादा फील होने लग जाती है। सप्रेशन ऑफ इमोशन है, कुछ फील नहीं हो रहा, ना खुशी ज़्यादा फील हो रही है। ग्राफ ऐसा ही है कि ना खुशी फील हो रही है, ना दुख फील हो, मतलब ना कोई अच्छा हो रहा है लाइफ में, कुछ इधर ग्राफ मुड़ ही नहीं रहा है। तो समझ जाओ कि सेकेंड स्टेज आ रहा है कि इमोशंस कुछ फील नहीं हो रहे हैं। एंड थर्ड स्टेज जहाँ पे कोई इंसान जब सुसाइडल होता है, उसको लगता है कि ओ ये लाइफ इट्स नॉट वर्थ इट। तो ये 3 चीज़ें होती हैं
और इसे ही कहते हैं कि डिप्रेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और कभी कभी आप जब प्रोलॉन्ग वही अगेन स्ट्रेस में रहने लग जाते हो तो आपको फील नहीं होता, बट आप लास्ट स्टेज में जाके आपको रियलाइज होता है कि ओ आई थिंक आई नीड हेल्प. एंड पीपल हु हैव एवरीथिंग, उनकी भी सुसाइड न्यूज़ हमने देखी है. पीपल हु हैव गॉट फेम, अकम्पलिशमेंट्स, Right. उनकी भी देखी हैं. बॉलीवुड में भी देखते हैं, हॉलीवुड में भी देखते हैं. व्हाट गोज इन आवर ब्रेन और माइंड कि इंसान ऐसा स्टेप ले लेता है? पहला यही चेंज होता है कि उनको लगता है कि ये आई कांट बी हेल्प्ड. ये ऐसी स्टेज आ गई है कि मेरा हेल्प नहीं हो सकता अब. कोई भी इंसान आपने देखा होगा कि पैसों की वजह से, आपने सुना होगा फार्मर्स सुसाइड करते हैं. क्यों? जब उनको लास्ट स्टेज लगती है दैट आई कांट बी हेल्प्ड, नहीं हो सकता. इमोशनली लोगों को लगता है दैट आई कांट बी हेल्प्ड. जब उनको ये फीलिंग आ जाए कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ या अकेली हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता इस पूरे केस में, तो उनको लगता है इट्स बेटर टू जस्ट टेक योर ओन लाइफ. राइट. एज आई वाज टेलिंग यू, बचपन में डेब्ट देख लिया, केसेस देख लिए, पुलिस देख ली. जितना बुरा एक फिल्मी स्टोरी थी वो 1999 से लेके 2009 मेरी फैमिली ने पूरा वो स्ट्रगल देखा. अब वो बचपन में ही सब देख लिया. तो जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो जब मेरे कोलीग्स मेरे से अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते थे तो पहले मैं ये कहता ये भी कोई प्रॉब्लम है यार, मतलब इस चीज़ पे रो रहे हो या ब्रेकअप पे रो रहे हो. ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि उनकी कैपेसिटी में, उनके स्केल पे जाऊं तो वो एक प्रॉब्लम बड़ी है. Right. इसी तरह से मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के लिए छोटी हैं. राइट. सो इट इज हाउ वी परसीव एंड हाउ वी Exactly. बिल्ड दैट कैपेसिटी. कैपेसिटी और हमारे पास क्या स्किल्स हैं उसको करने के लिए, और हमें इतना पता है कि हाउ टू कम बैक टू होम एंड होम इज यू. अगर हमें घर आने का रास्ता पता है ना, तो आप हमें कहीं पे भी छोड़ दो, हम घर आ जाएंगे. लेकिन जब हमें घर आने का रास्ता नहीं पता होता ना कि घर कैसे आते हैं, तो हम खो जाते हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि घर आने का रास्ता हमें सीखना पड़ेगा और वो स्किल इम्पॉर्टेंट है. Nice. That was very nice analogy. Very deep also. Complexity simplified again. Good. Nice. Friends क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे आपने बोला फ्रेंड्स कैन बी अ गुड सपोर्ट सिस्टम. सो इफ आई सी वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग, बहुत नेगेटिव हो रहा है, कंप्लेनिंग है, या मुझे उसमें कुछ साइंस नजर आ रहे हैं स्ट्रेस के, हाउ एज अ फ्रेंड आई कैन हेल्प बिफोर I suggest him or her to go for help. Right. सबसे अंडररेटेड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ टू होल्ड स्पेस फॉर अदर ह्यूमन बीइंग. हमें थेरेपी में, अपनी प्रैक्टिस में हमेशा यही सिखाया जाता है, बहुत एनफ एम्फेसाइज किया जाता है इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट हाउ टू होल्ड स्पेस फॉर अदर ह्यूमन बीइंग विदाउट पुटिंग योर ओन जजमेंट, एक्सपीरियंस, कि भाई तू टेंशन मत ले, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मैंने ये किया था. स्पेस होल्ड करना कि मैं हूँ, अब तेरी बैंड बजे ना बजे कुछ हो नहीं, मैं हूँ बस, आई एम हियर. और जिस भी टाइप की तू हेल्प मांगेगा उसके लिए भी मैं हूँ, रेदर देन सेइंग कि अरे यार अपने एक्सपीरियंसेस, हम यूजुअली क्या करते हैं ना कि अरे मैंने भी ऐसे ओवर किया था, तू भी कर ले. तो हम अपना डंप कर रहे होते हैं सामने वाले पे. तो फर्स्ट थिंग, होल्ड सम स्पेस फॉर योर फ्रेंड. देन लिसन, सुनना, और उससे पूछना कि बहुत इजी क्वेश्चन है बट यूजुअली हम नहीं पूछते हैं. हम हमेशा पूछना चाहिए लव्ड वंस के टाइम पे, नॉट एज अ थेरेपिस्ट, कि हाउ यू, व्हाट यू वांट राइट नाउ, डू यू वांट अ सोल्यूशन, डू यू वांट टू बी हेल्ड, डू यू वांट अ हग, और यू जस्ट वांट मी टू बी देयर विद यू एंड सपोर्ट यू. सही क्वेश्चन पूछना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन सोल्यूशन देना हर बार. राइट. आई थिंक कई बार सिर्फ यही चाहिए होता है, कोई सुन ले मुझे, कोई सुन ले, बस एक स्पेस होल्ड कर ले. वरना कोई मेरे इमोशंस, क्योंकि खास कर मतलब फीमेल्स के साथ तो चलो फिर भी कम होती है चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द मेल्स, यंग लड़के जो होते हैं आज कॉलेज गोइंग बच्चे, और या फिर बड़े 40s में जो होते हैं, अपने 30s 40s में होते हैं, उनके लिए कोई स्पेस होल्ड नहीं कर रहा होता फैमिली में. वो सबके लिए कर रहे होते हैं. वो सबके स्पेस होल्डर होते हैं यूजुअली, ठीक है, नॉट एवरी टाइम, क्योंकि जब आप अपने लिए वो स्पेस होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप दूसरों के लिए भी कई बार नहीं कर पाते हो. जब आप अपने को एम्पैथी नहीं दे पाते हो तो आप दूसरों को भी एम्पैथी नहीं दे पाते हो. बट ये चीज़ हम सबको सीखने ज़रूरी है, खासकर मेल्स को, दैट हाउ टू होल्ड स्पेस एंड बी वल्नरेबल विद योर गाय फ्रेंड. लड़कियां तो फिर कर लेती हैं
आई थिंक वो कंडीशनिंग बचपन से हुई है। पहले तो मर्द को दर्द नहीं होता वाला बार बार सुना होता है, राइट Right, then अब they- अल्फा आ गया हाँ, है अल्फा मेल, men don't cry, Exactly, so उस एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि बहुत बार वो सप्रेशन ही बना होता है, वो स्ट्रेस बना फिर होता हम है, वो रिलेशनशिप में आते हैं ड्रग yes, के yes, साथ, अल्कोहल के हाँ, साथ, क्योंकि वी एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप। राइट। हमने जेंडर की बात करी तो कुछ ऐसा है, हु आर मेन ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, विमेन ज़्यादा स्ट्रेस्ड है? डू वी हैव एनी सच मे बी रिसर्च सर्वे नंबर्स कुछ? नंबर्स तो देखो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कितना, क्योंकि हमेशा न्यू डेटा Change आता होता है, रहेगा। डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। बट येस, विमेन आर मोर प्रोन टू इमोशनल पेन, इमोशनली जो चीज़ होती हैं, एंड मैन जो सप्रेशन पे ज़्यादा आते हैं। इक्वली वो भी इक्वली फेस कर रहे होते हैं, लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है हमारा। ऐसा नहीं है कि ओ कि ये ज़्यादा जेंडर फील कर रहा है, वो जेंडर फील क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनका डेटा गलत है हमारे पास। मेल का डेटा ही गलत होता है हमारे पास, क्योंकि अगर आप किसी मेल से पूछो, क्योंकि ये रिसर्चेस कैसे होती हैं, एविडेंस पे होती हैं, बताओ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 और मत कहेंगे नहीं हमें तो नहीं पता, नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट इन टच विद देयर इमोशंस। एंड फीमेल्स को तुम पूछो कि कैसी है, क्या है, कैसा है, वो सब बता देंगे आपको। तो हमारे पास सम हाउ डेटा भी गलत है, बट सुसाइडल रेट मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। In fact, I was reading the data recently. Not very unfortunate कि India is having one of the highest number in suicides. Yes. And every hour one student is committing suicide, or Yes. around 20 people Yes. committing suicide. So Yes. एक साल में अगर 1,70,000, it's not a number, it is 1,70,000 Yes. people Yes. losing their life because of Yes. suicides. जैसे अगर अभी EY का भी न्यूज़ आया था, जो EY में दैट फीमेल जो अभी जॉब कर रही थी, तो उसमें भी यही आया था कि यार जॉब स्ट्रेस की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, विच इज़ फेयर, हो सकता है जॉब स्ट्रेस की वजह से हो, लेकिन क्या सिर्फ जॉब स्ट्रेस की वजह से हुआ? क्या उसके पास, या फिर ये हमारी पेरेंटिंग से आया है, या फिर हमारी अपब्रिंगिंग आ रहा है? और जब मैं पेरेंटल फिगर को बोलती हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट केयर गिवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन जो हमारे पेरेंटल फिगर में है, Authority figures. अथॉरिटी फिगर में है, एग्जैक्टली राइट वर्ड, हाँ, तो अथॉरिटी फिगर में है। क्यों वो इंसान बैक ऑफ नहीं कर पाया? कोटा में मैं जब भी सुनते हैं कि ओ मे बी टीचर्स का बहुत प्रेशर था इसलिए बच्चे, यू नो, कंपटीशन इतना इसलिए बच्चे, नो, हाँ शायद से उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन पार्ट आता है कि आपने उस बच्चे को अपब्रिंगिंग कैसे दी है कि बेटा इवन इफ तू नहीं पास हो पाएगा, आई एम हियर, चिल करेंगे, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। अगर ये नहीं आ पा रहा तो हाउ कैन यू ओनली ब्लेम द एजुकेशनल सिस्टम? हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम अपनी पेरेंटिंग को भी ब्लेम करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में जाते हैं, मतलब बच्चे जाते हैं, तो टीचर्स को हमेशा ब्लेम किया जाता है, मैम देखो पढ़ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नो, इट्स हाउ यू आर टीचिंग योर किड्स टू टेक स्ट्रेस। How can someone identify कि मेरी ये चीज़ें चाइल्डहुड ट्रॉमा से लिंक्ड हैं? As I said that your body will tell everything, everything, but it's just कि हम recognize नहीं कर रहे होते हैं। I have so many clients who come to me and say कि मैम मुझे छत पे जाने पे डर लगता है बिकॉज समथिंग हैपेंड जब वो लड़की टेरेस पे थी, ठीक है, तो आज जब वो छत पे अकेली होती है उसको बहुत सफोकेशन होता है, हाथ पैर कांप जाते हैं या एंजाइटी होती है। तो यार बॉडी, कहते हैं ना एक बुक है जो बॉडी कीप्स दिस को, आपने सुना होगा उसके बारे में, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ स्टोर हो जाती है, वो हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है उसे। व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग, वही फ्लाइट एंड फाइट मोड था जो यू नो हमेशा से बहुत सिंपल चीज़ है कि या तो कहती है भाग जा या लड़, इतना तेज़ मार कि ख़त्म हो जाए, पंच करते हैं या तो हम, है ना। और यूजुअली एंजाइटी का यही रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट। और जैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है, और हमको नोटिस करना होगा कि हमारे को किस सिचुएशन में बार बार रिस्पॉन्स आ रहा है। इज़ इट समथिंग कमिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड? क्योंकि ट्रॉमा के साथ यही होता है कि ट्रॉमा किसी भी चीज़ से किसी भी लोगों को कुछ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप होना ट्रॉमा नहीं हो सकता, बहुत लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब तक फिजिकल अब्यूज़ ही वो ट्रॉमा होता है, क्योंकि हमारी ब्रेन में मेमोरी होती है और वो मेमोरी हमें याद दिलाती रहती है कि बेटा ये चीज़ पे तुझे नहीं जाना, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था। तो वहाँ पे आता है बीनीथ द सर्फेस पे काम। ट्रॉमा जो ट्रॉमा थेरेपिस्ट होते हैं वहाँ पे उसके अंदर काम आता है कि वो आपको हाथ पकड़ के दूसरे रास्ते से लेके जाना सिखाते हैं कि देख कुछ नहीं कहा किसी ने, आप अकेले नहीं जा पाओगे शायद, लेकिन वहाँ आता है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का काम
एक इंसान एक्सपर्ट पे जाने से पहले क्या कुछ खुद कर सकता है अपने ट्रॉमा से डील करने के लिए? कोई ऐसे स्टेप्स, कोई ऐसी चीज़ें कि मे बी सम इनिशियल वर्क? You need to sit with your traumas. You don't need to suppress your traumas first. आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग देखी होगी, ठीक है? भाग मिल्खा भाग में PTSD to PTG, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर टू पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, PTG, है ना? तो ग्रोथ में यही होता है कि आप स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हो. You need to erase and rewrite your script. तो PTSD आपने ट्रॉमा को कैसे परसीव किया और आपने उसको नेविगेट कैसे किया. मिल्खा ने नेविगेट कैसे किया था उसको, भागा था वो जब पाकिस्तान से भागा था जो, है ना, उस मूवी में, तो बनी रेसर गए. पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. दैट्स वेरी नाइस वे कि आप अपनी सबसे कमज़ोर चीज़ को ही अपनी ताकत बना सकते हो. बैटमैन क्यों बना? क्योंकि उसे बैट से डर लगता था. राइट. स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हो, नैरेटिव थेरेपी. जब कोई ड्रग्स की तरफ जाता है, कंज्यूम करता है, तो उसको एकदम से तो एक स्टेबिलिटी फील होती है, एकदम से स्लो फील होता है, उसको एकदम टेम्पररी रिलीफ तो है, तभी जा रहा है वो. बिल्कुल है. तभी हम किसी चीज़ के साथ भी, हम लाइफ में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, इवन पार्टनर, फ्रेंड्स, ड्रग्स, एनीथिंग, यू से एनीथिंग, जब तक हमें उससे वैल्यू मिल रहा होता है हम तब तक उसके साथ होते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप क्यों ना हो. जिस दिन हमें वैल्यू मिलना बंद हो जाता है हम चले जाते हैं. हमको लगता है ओ दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस. तो इस रट को, चलो एक ड्रग्स वाली एग्जांपल होगी, बट एक लीगल एग्जांपल भी ले लेते हैं. से पार्टिंग, राइट, कि मेरे को एक चेंज चाहिए, एक थॉट का एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक ही रट में हूँ मैं, तो मेरे को लेट्स गो फॉर अ पार्टी और लेट्स हैव ड्रग्स और लेट्स गो फॉर अल्कोहल. तो ये साइकिल बनता जाता है. वी अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है और तुम करते हो, विशियस साइकिल, डोपामिन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट? यू नीड टू पे अटेंशन हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ. और ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ना, अपने से अच्छे से बात करो. अरे क्या अपने से अच्छे से बात करो? हम यूजुअली खुद को बहुत, एक गलती पे बहुत जल्दी अब्यूज़ कर देते हैं, अपने आप को ही कर देते हैं, और एक गलती पे हम अपने आप को बहुत जल्दी छोटा बना देते हैं. तो फर्स्ट पे अटेंशन टू हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ. एंड यूजुअली क्या होता है ना, ये जो स्क्रिप्ट का पहला तो अटेंशन ये क्या कहते हैं, पॉइंट यही होगा. दूसरा पॉइंट ये हो गया है कि फॉरगिव योरसेल्फ. हमेशा लोगों के लिए कंपैशन होना चाहिए और खुद के लिए फॉरगिवनेस होनी चाहिए. एंड यहाँ से फॉरगिवनेस जब खुद के लिए आती है ना, तब हम खुद की स्क्रिप्ट चेंज करने की हिम्मत रख पाते हैं. तीसरा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी अपने अंदर, जिसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, कि मैनिफेस्टेशन ये वो. क्या है मैनिफेस्टेशन? यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. और बिलीव बहुत ईजीली नहीं आता. बिलीव आता है दैट रेपिटेशन से, दैट इवन इफ यू डोंट नो यू विल स्टिल डू इट. एंड वहाँ से स्क्रिप्ट चेंज होती है, जहाँ से हमारा नैरेटिव चेंज होता है. क्योंकि जहाँ हमने लगा कि आई एम नॉट केपेबल, मैंने आज उस रबर से उसको मिटाया, बट लगा कर लेता हूँ फिर भी. यहाँ तक एक बार आता हूँ दोबारा. सबसे पहले सेल्फ टॉक, है ना, अपने से क्या बात कर रहे हो उसको ध्यान से सुनो. और ये मैं अग्री करता हूँ कि कई बार हम किसी दोस्त को ऐसे नहीं बोलते जितना खुद को बोलते हैं, राइट. जिसके साथ जिंदगी बिता रहे हैं, जिसने जिंदगी भर साथ निभाना है, दैट इज यू विद योर सेल्फ. और कई बार इतना अपने आप को डीवैल्यू कर जाते हैं. सो लिसन टू योर इनर कम्युनिकेशन, खुद से कैसे बात कर रहे हो. अब दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वही मेरा क्वेश्चन था, भाई खुद से ऐसे बात हो रही है क्योंकि कुछ कांड किए हैं ऐसे, एग्जैक्टली, राइट. तो अब खुद पे गुस्सा आ रहा है, राइट. एंड वहां पे कम्स योर सेकंड पॉइंट विच इज फॉरगिवनेस. कि हो गया, दूसरों को तुम फिर कर देते हो, और जहाँ पे तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है फॉरगिव करने की, एग्जैक्टली, वहाँ तुम खुद को करो, राइट. सो गुड, वी हैड अ सेल्फ टॉक, मैंने खुद को फॉरगिव कर दिया. अब हमने कहा बिलीफ बदलने हैं. अब बिलीफ तो ऐसे नहीं बदले जाते कि मैंने सोच लिया तो बदल जाएंगे. Obviously, you have How do I to- change my belief? You have to put yourself out in these situations. हम कहते हैं ना कि यार ये कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं हम अपने. यूजुअली लोग कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से. वो कंफर्ट जोन नहीं होता, वो अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं बेचारे ऑलरेडी. कंफर्ट जोन वो होता है जब वो आ जाते हैं उसके अंदर, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट एंजाइटी. तो फर्स्ट धीरे धीरे पुट योर सेल्फ आउट इन दी सिचुएशंस, टॉक टू योर फ्रेंड्स. और वहीं पे आते हैं थेरेपी, कोचिंग, और ये जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, इनका काम तभी आता है. दीज आर योर सपोर्ट सिस्टम. थेरेपी के जो बाहर काम होता है वो मेन काम होता है. यहाँ तो हमने प्लान बनाया, अभी पैटर्न्स पे काम किया, क्या करना है. मेन वर्क इज आउटसाइड द थेरेपी. डेली लाइफ में लोग क्या छोटे छोटे चेंजेस या अपने रूटीन का पार्ट बना सकते हैं जिससे ओवरऑल लाइफ में
स्ट्रेस कम रहे, ओवरऑल हैप्पीनेस इंक्रीज हो? जिससे स्ट्रेस कम रहे, फर्स्ट स्टेप होगा उसके लिए स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर इमोशंस. डू थिंग्स विच इज़ नॉट वेरी यूजुअल टू यू. फर्स्ट चीज़, जैसे हम क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और कुछ ऐसे बैकग्राउंड से जिसमें आपका लाइफ का मेजर पार्ट वो एक चीज़ ले जाती है, जैसे आपकी जॉब. ठीक है, तो फॉर पीपल हु कम टू मी एंड से कि मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा क्या करें, तो आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि ऐसी चीज़ करो जो आपके काम से हट के हो. जैसे कि अपने क्रिएटिव, हम सब जब बचपन में हम सब पैदा होते हैं, हम सब क्रिएटिव होते हैं, हम क्रिएटिव क्रीचर्स ही हैं, बट कुछ लोगों की क्रिएटिविटी को सप्रेस किया जाता है, किसी ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि सबके लिए अलग हो सकता है, बट अपने क्रिएटिव वाले दिमाग को, क्रिएटिव एक्सपीरियंस को फील करना शुरू करो. स्टार्ट फीलिंग योर ओन फीलिंग्स. एंड बाकी जो हमारा बेसिक्स होता है, अच्छा खाना, टाइम से सोना, जो कि बहुत अंडररेटेड चीज़ें हैं, जिसको हम सोचते हैं अरे ये क्या एडवाइस दी. मैं थेरेपिस्ट पे गया, थेरेपिस्ट ने कहा कि अच्छे से खाओ, टाइम से सो. क्यों टाइम से सो? स्लीप हाइजीन क्या, स्लीप टाइम से सो, ले तो रहा हूँ 8 घंटे की नींद. बेसिक चीज़ों को बहुत हम ऐसे हटा देते हैं कि कुछ डीप बताओ, कुछ मेजर बताओ. नहीं, बेसिक करो पहले. बेसिक्स ठीक करो पहले. एक्सप्लोर योर फीलिंग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है मैं क्रिएटिव नहीं हूँ. सब होते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर बॉर्न क्रिएटिव. आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया. या फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ब्रदर आर्ट में था, तो सीधा कंपैरिजन होना शुरू हो गया कि उसकी पेंटिंग्स इतनी अच्छी हैं, मैंने अभी नई नई शुरू करी, बट मेरे माइंड में बिलीव बन गया कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरा क्रिएटिविटी तो ये होती है. एक बेंचमार्क बन गया, ये भैया ने जो किया है ना, ये क्रिएटिव है, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा. राइट. जबकि 5 साल का डिफरेंस है, मैंने ये नहीं सोचा होगा एज अ चाइल्ड. सो यस, एवरीवन इज क्रिएटिव. मैंने भी जब कंटेंट क्रिएशन शुरू करी तो नजर आया कि आई हैव अ क्रिएटिव साइड. उसको धीरे धीरे पॉलिश करना. हम ना क्रिएटिविटी को ना परफेक्शन से मैच कर देते हैं. क्रिएटिविटी मतलब कुछ बढ़िया दिखना चाहिए, आर्ट आनी चाहिए, कुछ मॉनिटरी आना चाहिए. क्रिएटिविटी मतलब इवन इफ वो आपको कुछ मॉनिटरी चीज़ें नहीं दे रही है ना, आपको कुछ दे नहीं रहा है हाथ में, आप तब भी आपको वो करके सुकून मिलता है. सो अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोई एक पैटर्न ब्रेक आपका दिन में हो जाए, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को फील कर पा रहे हो. आप तीनों चीज़ें एक्सप्लोर करके देख लो आपको क्या सूट करता है. वट एवर इज गिविंग यू दैट सेंस कि हाँ यार, इट इज मैं अपने आप को टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, वो आपके लिए. कहीं ना कहीं जर्नलिंग जैसी चीज, वो भी आपके इमोशंस को बाहर लाती है. कहीं से भी हमें चीज़ों को निकालना है अपने अंदर से. ठीक है, अब वही है, इमेजिनेशन हम करते हैं, जर्नलिंग में सोचते हैं. यहाँ का इमेजिनेशन से मेरा मतलब यही है, माइंड, कि माइंड से निकालना, उसको वॉमिट करना, मेंटल वॉमिट करना. निकाल दो बस. यहाँ क्या कहते हैं ना, हम टाइम टू टाइम टॉक्सिक चीज़ों को निकालने की बात करते रहते हैं. इधर निकाल दो, उसको निकाल दो. खुद के अंदर की टॉक्सिसिटी को हम कभी ध्यान नहीं देते. तो मेंटल टॉक्सिसिटी को भी निकालना बहुत ज़रूरी है. राइट. अब उसके लिए कुछ भी हो. अगर हम कुछ बेसिक लेवल पे समझें कि हाउ एज अ साइकोलॉजिस्ट आप किसी के पैटर्न को समझते हो और ब्रेक करते हो. हाँ, बट पैटर्न्स क्या होते हैं ना, हम जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे जो खुद के अंदर क्या ऐसी नॉइज़ है हमारे अंदर, क्या ऐसी वॉइड है हमारे अंदर जो हम बाहर में नॉइज़ बना रहे हैं. व्हाट इज़ दैट नॉइज़ इनसाइड अस दैट वी आर मेकिंग नॉइज़ आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप में मेरे पास आता है तो मैं पूछती हूँ कि पहले रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्यों आपने ऐसा बिहेव किया, फिर दूसरे रिलेशनशिप में क्या होगा. आप देखना, हमेशा हमारे जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो कुछ 4-5 तरीके के ही होते हैं. वो बस अलग अलग जगह पे मैनिफेस्ट होते हैं. बिकॉज जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं ना, वो हमारी लाइफ के मिरर्स होते हैं. वो हमारे अंदर के गॉड और ईविल दोनों को बाहर निकाल देते हैं. वो हमारे अंदर के एकदम से इतना गुस्सा आएगा हमें एक रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप में हम सरेंडर कर देंगे. बिकॉज वो होता हमारे अंदर ही है सब कुछ. वो सारे ट्रिगर्स हमारे अंदर ही होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है, बट वो रिलेशनशिप उसे बाहर निकाल देती है. तो वो, और हम हर रिलेशनशिप में वैसा ही बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पार्टनर ने मुझे, आज वो लेट घर आया बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, और मैं कहाँ आ जाऊँगी, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ वर्थ, how I see myself, oh you don't prioritize our relationship, oh you don't do this, because how I see myself. And there's a thing कि मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुनी थी, किसी ने बोला था कि when you love yourself 40% और आपकी लाइफ में आके कोई आपको 60% भी प्यार कर देगा, and you feel like oh my god there is so much love. बट अगर जब आप ही अपने आप को 100% प्यार करोगे तो सामने वाले को आपकी लाइफ में आने के लिए कम से कम 110% प्यार करना पड़ेगा. तो जब आपका ही अपने लिए सेल्फ लव बहुत कम होता है ना,
जब आपके लिए एक नोशन बना हुआ है, जैसे एक चीज़ कहते हैं ना कि इफ़ बुद्धा सेज दैट ही इज़ बुद्धा, ही इज़ नॉट अ बुद्धा, है ना। बट अगर आप कहते हो मैं सही, मैं ऐसा, मेरी प्रायोरिटी है, तो यू डोंट नो योर सेल्फ एनफ। तो पैटर्न्स होते हैं जो हम रेपिटेटिवली अपने बारे में सोचते हैं और वो हम दूसरों के आइडिया पे डंप करते हैं, और वहाँ हमको फील करना होता है कि क्लाइंट अपने बारे में क्या फील करता है। So if किसी के पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है तो, या फादर को बहुत आता है मान लो, कैसे वो समझे कि इसका रूट इमोशन क्या है? दूसरों का कैसे समझ सकते हैं? यार दूसरों का आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक दूसरा आपको, हम माइंड रीडर्स नहीं है ना, मैं हूँ, मैं थेरेपिस्ट होकर मैं कहती हूँ मैं नहीं आता मुझे लोगों का, जब तक मैं 100 सवाल पूछती हूँ अपने क्लाइंट से तो मुझे समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं। तो एज अ पार्टनर, एज अ डॉटर, सन, आप नहीं पता कर सकते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है सामने वाले को वो स्पेस देना कि वो आपसे शेयर कर पाए कि वो क्या फील करता है। कभी कभी हम अपने पार्टनर से डरते हैं उसको अपनी रियल फीलिंग्स बताने में, क्योंकि वहाँ पार्टनर डिफेंसिव हो जाता है खुद को बचाने के लिए, खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। आज मैं अपने पार्टनर को बोलूँ कि ओ आई एम फीलिंग अनलव्ड, बट मैंने तो सब कुछ किया है तेरे लिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट द वे आई वॉन्टेड टू फील लव। मुझे ऐसे प्यार नहीं करवाना खुद को, मुझे प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं खुद को, शायद से आई नीडेड योर सपोर्ट एट दैट टाइम, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट आई एम फीलिंग अनलव्ड राइट नाउ। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, सामने वाले को स्पेस ही नहीं दे पाते, हम झटक देते हैं सामने वाले को एकदम से, यू नो डालते हैं कि तूने शेयर किया, रिएक्शन ही आया, फिर तो आपने सामने वाले को क्लोज कर दिया ना। तो यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू द अदर ह्यूमन बीइंग सो दैट ही कैन शेयर और शी कैन शेयर। क्या टॉप लर्निंग आपकी पॉडकास्ट से रही? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, ये आपको भी हेल्प करेगा और दूसरों को भी हेल्प करेगा। और क्या सवाल चल रहे हैं मन में, कहाँ हम रुके हैं, कहाँ ऑब्स्टेकल फील हो रही है, कौन सी चीज सॉल्व करना चाह रहे हैं, कहाँ अड़ रहे हैं, मुझे बताना, सो दैट हम उस हिसाब से गेस्ट को यहाँ पे ला पाएं और आपकी जर्नी में, आपकी लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर पाएं, आपको सपोर्ट कर पाएं। यही मिशन है, यही विजन है इस चैनल की। पिछले 14 साल से अपने वीडियोस, बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक ही पर्पस को अचीव कर रहा हूं कि आपकी मेंटल और फाइनेंशियल ग्रोथ में आपके साथ, आपके सफर में हम सफर बना रहे। अगर आप मेरी लाइव वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।